गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल जो हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रदरफोर्ड मॉडल किस लिए था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी इसमें। रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया था, थिन फॉल थी गोल्ड की, उसके ऊपर क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को गिराया था और स्कैटरिंग ऑब्जर्व की थी। और रदरफोर्ड ने इसके बेस पे अपना मॉडल भी दिया था जो हमने कल डिस्कस किया था। रदरफोर्ड्स मॉडल था एटम का, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों के आधार पर ही नेक्स्ट जो बोर था, अपना बोर ने अपना मॉडल दिया था। क्या कमियां थी, वो कमियां हम आज डिस्कस करेंगे। नेल्स बोर ने कमी निकाली। फर्स्ट है जो नेल्स बोर पॉइंटेड दैट, क्या पॉइंट किया, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो बोर ने क्या आर्गुमेंट की कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, मूव करता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं और लगातार क्या कर रहा है, ये एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी क्यों निकाल रहा है? क्योंकि जो अपने साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल ने ये बताया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो घटता रहेगा, एनर्जी लेवल घटता रहेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट नहीं करता है। ये क्या बताया था रदरफोर्ड ने? गलत बताया था। तो अभी हम ये ड्रॉबैक पढ़ेंगे। नेल्स बोर पॉइंटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल इज अनस्टेबल। समझा चुका हूं मैं आपको, अभी लिखेंगे इसमें। नेल्स बोर पॉइंटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल इज अनस्टेबल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है? अनस्टेबल है। किसने बताया? नेल्स बोर ने। किसके बेस पे बताया? इट वॉज शोन बाय, ये बात ध्यान में रखेंगे, इट वॉज शोन बाय किसके द्वारा? क्लार्क मैक्सवेल। क्या बताया क्लार्क मैक्सवेल ने? कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सेलरेट करता है, ये रेडिएशन एमिट करता है। इट वॉज शोन बाय क्लार्क मैक्सवेल दैट whenever a charge particle accelerate, ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। इट एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। क्या करेगा? एमिट करेगा रेडिएशन। और अगर कोई रेडिएशन एमिट करता है चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, डिक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के पाथ में चेंज होगा। तो इसी के बेस पे बोर ने आर्ग्यूमेंट की, बोर आर्ग्यूड, यही थ्योरी लगाई हुई बोर ने, क्लार्क मैक्सवेल वाली। क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, वो कंटिन्यू रेडिएशन एमिट करता है और उसकी खुद की एनर्जी डिक्रीज होती है। बोर ने इसी के बेस पे आर्गुमेंट की, बहस की। बोहर आर्गूड दैट
इफ इलेक्ट्रॉन, यदि अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करेगा किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट वो पाथ होता है भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। बोर ने क्या आर्गुमेंट की कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूव करता है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में, ये भी क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगी इसमें भी। इट शुड सब्जेक्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगी जब ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। एक्सेलरेशन तो है, पाथ चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगी। बोर ने क्या आर्गुमेंट की कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक्सेलरेशन लगेगी। और ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्यों एक्सेलरेशन क्यों हुई, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स पोजीशन। अब बात बच्चों के ध्यान से समझेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल है जो, उसको बोर ने क्या बताया, अनस्टेबल। क्यों बताया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। वही तो कह रहा है बोर कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। क्यों ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि इसकी पोजीशन लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां तक समझ में आया होगा बच्चों को। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली एमिट रेडिएशन, वही जो अपना क्लार्क मैक्सवेल है उस वाली थ्योरी लगी। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन निकालेगा, अरे अभी तो बताया था भाई, जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में लगातार क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी का लॉस क्यों करेगा, खुद की एनर्जी का लॉस क्यों करेगा, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, रेडिएशन एमिट हो रही है। यहां तक बच्चों के समझ में आया होगा। कॉन्सिक्वेंटली इसके क्या असर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गिरेगा, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा, न्यूक्लियस में। क्या प्रभाव होंगे इसके, कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ऑर्बिट श्रिंक होता रहेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन निकाल रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। ऑर्बिट क्या होता रहेगा, श्रिंक होता रहेगा। और इसके प्रभाव क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गिरेगा, न्यूक्लियस में। एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा, न्यूक्लियस में। वो मैं आपको इस लेक्चर के शुरू में ही समझा चुका हूं, ये लिखने से पहले। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एटम कोलैप्स होना चाहिए। कोलैप्स का मतलब सिकुड़ना चाहिए ये, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। देयरफॉर एन एटम शुड कोलैप्स। क्या होना चाहिए, एटम कोलैप्स होना चाहिए। लेकिन एटम तो कोलैप्स होता ही नहीं भाई। सिंस एटम डू नॉट कोलैप्स, एटम कोलैप्स नहीं होते हैं,
इसलिए क्या हो रहा है यहाँ, मतलब जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें कुछ रॉन्ग हो रहा था, देयरफॉर देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, देयर must be something wrong with the above argument। जो ये बहस थी इसमें कुछ तो गलत है। ये आगे बात है भाई, जब बोर अपना मॉडल देगा तो इन बातों को बताएगा। आप बच्चे अगर ये सब याद नहीं होता है तो ये भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जब भी कोई वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इट कंटिन्यूसली एमिट रेडिएशन एंड इट्स एनर्जी डिक्रीज। तो इसी के बेस पे क्या बताया, बोर सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विल emit radiation continuously and finally fall into the nucleus, but it does not takes place inside an atom, so there is something wrong with the Rutherford's model। जो सेकंड अपना ड्रॉबैक है वो क्या है, यदि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो कंटिन्यूअस है तो जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा हम ये कह सकते हैं कलर्स होते हैं, जिस तरह से प्रिज्म में से 7 कलर बाहर मिलते हैं, 7 कलर का जो हमें बैंड मिलता है 7 कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस होता है वो। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, कलर एक दूसरे में धसे होते हैं, कोई सेपरेशन नहीं होती कलर के बीच में, ये रेड है, रेड के और जो भी विबग्योर आता था वॉयलेट और इंडिगो के बीच कुछ गैप है, गैप नहीं होता, कलर एक दूसरे में धसे होते हैं, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन निकाल रहा है तो जो स्पेक्ट्रा है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअस, इफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअस, अगर एनर्जी लॉस हो रहा है लगातार इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, तो जो एमिटेड जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा शुड बी कंटिन्यूअस, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस होता है लेकिन उसमें वेल डिफाइंड लाइन होती है फ्रीक्वेंसी की। मतलब वेल डिफाइंड लाइन का क्या मतलब है भाई, उनके बीच में गैप है कलर्स के बीच। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा होता है उसमें क्या होती है, वेल डिफाइंड लाइन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, बट इन एक्चुअल द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है उसमें, वेल डिफाइंड लाइन होती है, वेल डिफाइंड लाइन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। निश्चित फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, लाइंस होती हैं। इसका मतलब कि जो एनर्जी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होता तो स्पेक्ट्रा भी हमें कंटिन्यूअस मिलता। स्पेक्ट्रा क्या बता रहा हूं मैं, जो कलर बैंड हमें मिलता है 7 कलर का, जब हम क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से, इससे क्या पता चलता है, इट मींस एनर्जी लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन is not continuous in an atom के अंदर। थर्ड जो अपनी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की, इसने ये तो बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है एटम का। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है न्यूक्लियस के चारों ओर और उनकी एनर्जी क्या है। इट्स से
nothing about the electronic structure of an atom। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? सच दैट, जैसे कि हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह से व्यवस्थित है। एंड व्हाट आर देयर एनर्जी, और उनकी एनर्जी क्या है। ये अपनी क्या हुई? ड्रॉबैक्स हुई रदरफोर्ड्स मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल के बाद डिस्कवरी हुई उसकी न्यूट्रॉन की। चार्विक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर हुआ भाई न्यूट्रॉन? चार्विक ने क्या किया? 1932 की बात है ये, 1932। उन्होंने देखा भाई कि जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो मास होते हैं न्यूक्लियस का, वो सारा का सारा प्रोटॉन की वजह से होते हैं। तो हीलियम का एग्जांपल लिया, हम ही ले लेते हैं हीलियम 2 4। तो हीलियम में तो 2 प्रोटॉन है, तो मास भी कितना होना चाहिए था? 2 ही होना चाहिए था। लेकिन हीलियम का मास कितना है? एटॉमिक मास 4। इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ कुछ अदर न्यूट्रल पार्टिकल भी हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। और उसने क्या बोला? न्यूट्रॉन को बोला। कैसे डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की? वैसे तो बोम्बार्डमेंट की थी उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की। लेकिन इसी थ्योरी के बेस पे हम ले सकते हैं कि अगर प्रोटॉन से ही मास है न्यूक्लियस का, तो 2 प्रोटॉन है हीलियम के, इसका मास भी कितना होना चाहिए था? 2। लेकिन है कितना है? 4। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो मास है एटम का, वो न्यूक्लियस के मास की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल नहीं ले रहे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू मास ऑफ न्यूक्लियस। एटम का मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस के मास की वजह से होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन होता है। एज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन ओनली, प्रोटॉन होते हैं। तो मास है जो एटम का, वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जितने प्रोटॉन है उनके मास के। सो द मास ऑफ एटम शुड इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? जो मास है एटम का, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से समझेंगे भाई। ये देखो, आप डायरेक्ट मैं ये भी लिखवा सकता हूँ भाई कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चार्विक ने की जब उसने बॉम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम की थिन शीट के ऊपर। लेकिन कहाँ से डिस्कवरी हुई? वो रदरफोर्ड से मॉडल से इन्होंने बात उठाई। क्या थी? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो मास एटम का, वो न्यूक्लियस के मास की वजह से होता है भाई। मास एटम का किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस में केवल क्या थे उस समय पर? रदरफोर्ड के समय में प्रोटॉन थे। तो जो मास है एटम का, वो किसके इक्वल होना चाहिए? जितना मास है प्रोटॉन का, न्यूक्लियस के मास के इक्वल एटम का मास। तो जो प्रोटॉन्स का मास है वही क्या है? न्यूक्लियस का मास है। और वही किसका मास है? एटम का। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है? बट इन द मोस्ट केसेस, हाइड्रोजन को छोड़ के, बट in most cases the most cases किसको छोड़ के? except hydrogen, the mass of an atom का mass is much greater, काफी ज्यादा है, than the mass of
प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के मास से कहीं ज्यादा है किसका मास? एटम का मास। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें एटॉमिक नंबर का। फॉर एग्जाम्पल हीलियम का ही मास लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हीलियम इज 2, बट लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है? 4। तो एटॉमिक मास भी कितना होना था? अगर प्रोटॉन का मास ही एटम का मास होता है तो प्रोटॉन तो 2 है, मास भी कितना होना चाहिए था हीलियम का? 2 ही होना चाहिए था। एंड हैव, ध्यान से समझेंगे मैंने किसका एग्जांपल लिया है, हीलियम का यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं। 2 प्रोटॉन है इसमें न्यूक्लियस में और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मास कितना है इसका? 4। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हीलियम इज 2, बट इट्स एटॉमिक मास इज 4। कितना एटॉमिक मास? 4। लेकिन अगर हम बात करें रदरफोर्ड की तो ऐसा ही होना चाहिए था भाई कि एटॉमिक मास भी कितना होना चाहिए? 2। तो इस एक्स्ट्रा मास के लिए रदरफोर्ड ने पॉइंट किया किसको? न्यूट्रल पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के लिए। टू अकाउंट फॉर दिस एक्स्ट्रा मास, टू अकाउंट फॉर दिस एक्स्ट्रा मास, भी ये एक्स्ट्रा मास हुआ, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड टू अकाउंट फॉर दिस एक्स्ट्रा मास, जो ये एक्स्ट्रा मास है भाई 2 था हीलियम में, प्रोटॉन तो 2 थे, एटॉमिक मास भी 2 ही होना चाहिए था। जब न्यूक्लियस का मास एटम का मास होता है तो न्यूक्लियस का मास 2 है, 2 प्रोटॉन है इसमें, तो न्यूक्लियर जो अपना हीलियम है इसका एटॉमिक मास भी कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो इस एक्स्ट्रा मास के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रिडिक्ट, किसको प्रिडिक्ट किया? अंदाजा लगाया किसके एग्जिस्टेंस का? न्यूट्रल पार्टिकल। रदरफोर्ड predict the existence of neutral particle किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोटॉन, हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये देखो डिटेल से पढ़ेंगे तो यही मिलेगा आपको अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको यही है भाई हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो सफिशिएंट हो, तो अब जो शुरू हो रहा है आप यहां से इसको कर सकते हैं, क्योंकि चार्विक ने डिस्कवर किया था इसको, चार्विक ने डिस्कवर किया था। डायरेक्ट आप डिस्कवरी कर लो, ये सब पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल टॉपिक को डिटेल से पढ़े तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चार्विक डिस्कवर दिस पार्टिकल in 1932, Chadwick discovered this particle by the bombardment of alpha particle, किसके ऊपर? थिन शीट ऑफ बेरिलियम या बेरिलियम फॉइल के ऊपर। बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल विद हाई स्पीड ऑन द फॉइल ऑफ बेरिलियम। अल्फा पार्टिकल को क्या किया? बोम्बार्ड किया, किसके ऊपर? थिन शीट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक मास, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 4। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है?
बेरिलियम। क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, यहाँ कार्बन का एटम बनेगा 6 12 प्लस न्यूट्रॉन मिलेगा 0 1। एटॉमिक मास तो प्रोटॉन के इक्वल होता है 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 0 होते हैं, मतलब चार्ज नहीं होते इसके ऊपर, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, लेकिन मास होता है इसके पास। तो यहां से किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या हुआ? न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जो एटम के अंदर पाया जाता है। और मास किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम के इक्वल 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओ 24 ग्राम, 27 किलोग्राम। किलोग्राम में लेते हैं 27। थर्स न्यूट्रॉन may be defined as a subatomic particle having no charge and mass equal to किसके? मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कह लो। मास किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम? मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अब प्रोटॉन का मास भी तो एक हाइड्रोजन एटम के इक्वल था, 1.67 10⁻27 किलोग्राम। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। कोई भी क्वेरीज आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।